देन अब आगे बढ़ते हैं बोर के परमाणु प्रतिरूप पर। हमने विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जानकारी प्राप्त कर ली है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से हमने ऊर्जा के क्वांटम के रूप में, बंडलों के रूप में स्थानांतरण को समझ लिया है। अब इन सभी कंसेप्ट्स को नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने अपने परमाणु मॉडल के डेवलपमेंट में यूज किया। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप से कुछ आइडियाज मिले, उन्हें काम में लिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को यूज किया और क्लासिकल फिजिक्स को काम में लेते हुए एक इंटरेस्टिंग परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया। तो अब बोर के परमाणु मॉडल की बात करते हैं। ये छोटे छोटे सभी पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। तो यह मॉडल विकिरण के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और क्लासिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फिजिक्स के इन प्रिंसिपल को भी यूज किया गया है। बोर के परमाणु प्रतिरूप को समझते समय एक बात बिल्कुल क्लियर रखें कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर ही लागू किया जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, हीलियम आयन की हम बात करेंगे, He+ आयन, Li+2 आयन, Be+3 आयन, इस तरह की सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर इस बोर मॉडल को अप्लाई किया जाएगा। फिर बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को यूज किया गया है। इलेक्ट्रॉन की इस पार्टिकल नेचर को फोकस करते हुए इस मॉडल का डेवलपमेंट किया गया है। तो कंसेप्ट्स को यूज करते समय इन छोटे छोटे पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। फिजिक्स के उन क्लासिकल प्रिंसिपल्स को कैसे यूज किया गया है, तो छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस में इन्हें काम में लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज कोलॉम्बिक बल, कोलॉम्बिक फोर्स, कोलॉम के नियम को यूज किया गया है। K(Q1Q2)/r²। कैसे काम में लिया जाएगा हम उस डिटेल पर बात करेंगे थोड़ा। दूसरी बात, जब वृत्ताकार गति को हम फॉलो करेंगे तो अपकेंद्रीय बल का एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फिजिक्स से, तो उस फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा mv²/r। m द्रव्यमान वाला कण v वेग से गति कर रहा है, r त्रिज्या का वो पथ है, तो अपकेंद्रीय बल का परिमाण mv²/r। और अगेन फिजिक्स का ही एक फॉर्मूला, कोणीय संवेग का वैल्यू mvr से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सूत्रों का भी हम बोर के परमाणु प्रतिरूप में उपयोग करने वाले हैं। छोटे छोटे इन सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए बोर के परमाणु मॉडल की बात करें तो कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ अवधारणाओं के रूप में बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इस मॉडल को देखें तो फर्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे उन ऑब्जर्वेशंस को हमें फॉलो करना है जो रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में उस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किए थे। वहां उस मॉडल में कुछ कमियां हमने हाईलाइट की थी। बोर के मॉडल में हम उन कमियों को दूर करने का सोचेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली ये डिजाइनिंग है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रथम अवधारणा के रूप में परमाणु के नाभिक में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। रदरफोर्ड ने यह जानकारी दी थी, उसको एज इट इज यूज किया गया है। द्वितीय अवधारणा, जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से परिक्रमण करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है। तो ग्रहीय प्रतिरूप का जो कंसेप्ट रदरफोर्ड ने यूज किया, एज इट इज बोर ने काम में ले लिया। मींस परमाणु के केंद्र पर नाभिक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का यह पथ वृत्ताकार है। अब जब इस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो नाभिक एक पॉजिटिवली चार्ज्ड भाग हुआ परमाणु का, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक कूलॉम्बिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल काम करेगा। तो ये जो आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच है, इसका काउंटर बैलेंसिंग होगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के द्वारा। मीनिंग क्या, नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है
नाभिकीय आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा है परमाणु के केंद्र की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है और इस वृत्ताकार पथ पर गति के कारण बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। नाभिकीय आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। इस कंसेप्ट को यहां परमाणु प्रतिरूप के स्थायित्व के लिए बोर ने इंट्रोड्यूस किया। रदरफोर्ड ने कुछ जानकारी इस बारे में अपने मॉडल में इन्वॉल्व की थी, बोर ने एज इट इज उसको फॉलो किया है। तो नाभिक की ओर लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाता है। ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इन दिस वे एक ओवरव्यू हमें परमाणु के बारे में मिला। परमाणु के केंद्र पर नाभिक, वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं। बात क्लियर? चलिए तृतीय उदाहरण की बात करते हैं। बोर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में एक इंटरेस्टिंग प्रतिबंध इन्वॉल्व किया। बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा या कोश में परिक्रमण तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में या कोशों में चक्कर लगा सकते हैं, परिक्रमण कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज हो, ओनली देन इट इज अलाउड फॉर दैट इलेक्ट्रॉन कि वो उस पर्टिकुलर कोश में परिक्रमण करने लायक है। इन दिस वे बोर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण में एक प्रतिबंध, एक शर्त लगा दी कि इलेक्ट्रॉन तभी कक्षा में या कोश में परिक्रमा कर सकेगा जब उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। इट मींस mvr का वैल्यू nh/2π के बराबर होना ही चाहिए, तभी उसके लिए यह परमिसिबल रहेगा कि वो कोश में परिक्रमा कर सके। h/2π को हम हैश लिख दिया करते हैं, तो कहीं हम किसी क्वेश्चन में इस सिस्टम को यूज करना चाहें तो हो सकता है mvr को n हैश के रूप में लिखा गया हो, तो आप इसे भी पहचान लें। h प्लांक स्थिरांक है, पाई नॉर्मल कांस्टेंट 22/7 3.14 वैल्यू हम यूज कर सकेंगे अगर कहीं कैलकुलेशन करनी रही तो। n एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, कोश की संख्या 1 2 3 4 को यह इंडिकेट कर रहा है। इन दिस वे हम कोणीय संवेग की वैल्यू nh/2π के बराबर जब इलेक्ट्रॉन अपने साथ कनेक्ट करेगा, ओनली देन इलेक्ट्रॉन के उस कोश में परिक्रमण पॉसिबल कही जाएगी। ठीक, क्या मतलब है? कोणीय संवेग के इन मानों पर अगर हम आगे बात करें तो यहां से परमाणु की संरचना के लिए एक ओवरव्यू तैयार किया जा सकेगा। जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की वैल्यू h/2π है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कोश में परिक्रमा कर रहा है, तो h/2π n का वैल्यू 1। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में परिक्रमा कर रहा है तो इट इज 2h/2π, h/π हो गया। फिर जब तीसरे कोश में परिक्रमा कर रहा है तो इट इज 3h/2π। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3h/2π के बराबर होगा, ओनली देन ये तीसरे कोश में परिक्रमण कर सकेगा। जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 4h/2π के बराबर है, मतलब 2h/π है, तो वो चौथे कोश में परिक्रमण कर सकेगा। इन दिस वे कोणीय संवेग के ये निश्चित मान इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होंगे, ओनली देन उस कोश में वो परिक्रमा करने लायक रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ये मान इस फॉर्मेट में नहीं है, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज नहीं है, ऐसा है तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर सकते हैं।
अगर ये मान भिन्नात्मक रूप में ले लिए जाए, जैसे सपोज 1.5 h अपॉन 2 पाई, तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड। कोणीय संवेग का मान 1.5 h अपॉन 2 पाई हो, 1.2 h अपॉन 2 पाई हो, या 0.5 1/2 h अपॉन 2 पाई हो, तो ये जो कोणीय संवेग की वैल्यूज हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध होंगी तो इलेक्ट्रॉन को किसी निश्चित परमाणुवीय कोश में परिक्रमण के लिए योग्य नहीं कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग फिक्स है, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होना ही चाहिए। ओनली देन इट इज पॉसिबल टू रिवॉल्व फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कोश में परिक्रमा करना है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस फिक्स्ड वैल्यू के बराबर होना ही चाहिए। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो अलाउड हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ अगर ये कोणीय संवेग के मान रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन के उस कोश में परिक्रमण की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी। ठीक है। चतुर्थ अवधारणा, फोर्थ पॉइंट, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं उन्हें स्थायी कोश कह दिया जाएगा। स्थायी कोश कहेंगे क्यों? क्योंकि इन कोशों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते समय स्थिर ऊर्जा के साथ उस पर्टिकुलर कोश या कक्षा में मौजूद है, इन्हें स्थायी कोश कह दिया गया। फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक स्थायी कक्षा से ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संबंधित है, इसीलिए इन्हें एक नए नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। और इन लेवल्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो लेवल्स हैं, कुछ डेफिनेट नोटेशंस काम में लिए गए हैं, KL, MN, OP, इन कोशों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो भी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल हैं, इन ऊर्जा स्तरों को KL, MN, OP कोश के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ये कोशों का रिप्रेजेंटेशन नाभिक से बाहर की ओर मेंशन किया गया है। तो नाभिक के बाहर पहला कोश, के कोश, एक स्थायी कोश के रूप में उपस्थित है। एल कोश दूसरा कोश है जहां इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा उपलब्ध है इस कोश में परिक्रमण करते समय। फिर तीसरा कोश और बाहर की ओर चल रहे हैं तो इट इज एम कोश, यहां ऊर्जा का वैल्यू अगेन एक फिक्स्ड वैल्यू है, और इस निश्चित ऊर्जा के साथ इस नए कोश में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण हो रहा है। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन के उस परिक्रमण पथ से संबंधित ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बोर ने इंट्रोड्यूस किए। नाउ द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक स्थायी अवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था में होता है तो ऊर्जा के मान में परिवर्तन आएगा, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, और जो भी ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन होगा वो फोटोन के रूप में होगा, वो क्वांटम के रूप में होगा। इन दिस वे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बोर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में यूज किया। क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कोश में, निश्चित कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर है, नियत है, चेंज नहीं होगी। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक स्थायी अवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। दोनों ही स्थितियों में जो ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली है वो ऊर्जा के बंडल, फोटोन या क्वांटम के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होगी। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटम की या फोटोन की ऊर्जा का रिप्रेजेंटेशन होगा, डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो ऊर्जा अंतर ई हायर माइनस ई लोअर, इस रिप्रेजेंटेशन को हम फॉलो करेंगे। ऊर्जा के उच्च मान में से ऊर्जा का निम्न मान घटा दिया जाए, जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो पर्टिकुलर उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली उस फोटोन के साथ संबद्ध ऊर्जा का प्रदर्शन होगा। आगे जाकर इसी को हम हायर लेवल N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर लेवल N1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और
En2 और En1 का जो ये डिफरेंस है दैट इज डेल्टा E, जो उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली ऊर्जा का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस पर्टिकुलर एक क्वांटम की ऊर्जा को फाइनली हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए h न्यू के बराबर लिख दिया करते हैं। बोर ने इस रिप्रेजेंटेशन को काम में लिया। डेल्टा E का जो वैल्यू होगा h न्यू के बराबर होगा। इसी को बोर की आवृत्ति शर्त के रूप में भी हम पहचान लें। तो कहीं प्रश्न में जरूरत रहेगी तो इस लैंग्वेज को भी हम काम में ले सकेंगे। ठीक, अब यहां पर कंसेप्ट वाइज हमारे पास जो अब तक डेवलपमेंट हमने फॉलो किया है कि नाभिक परमाणु के सेंटर पर है। पहला कोश, इसको नाम दे दिया हमने K कोश। दूसरा कोश L, थर्ड वन M कोश है, ये नाभिक से बाहर की ओर चल रहे हैं। फोर्थ कोश एक नए ऊर्जा मान के साथ। फिफ्थ कोश अगेन एक नए ऊर्जा मान के साथ। इट मींस नाभिक से बाहर की ओर ये कोशों का अरेंजमेंट है। तो बोर ने अपने मॉडल में उन पर्टिकुलर ऊर्जा कोशों के लिए कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट किया। ऊर्जा के उन निश्चित मानों के साथ इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, कोणीय संवेग के डेफिनेट वैल्यूज उसके साथ कनेक्टेड हैं। और अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश से बाह्य कोश में जाएगा, मीनिंग K कोश से सपोज इलेक्ट्रॉन N कोश में जा रहा है, आंतरिक कोश से बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। लेकिन जब बाह्य कोश सपोज M कोश से इलेक्ट्रॉन L कोश में आ रहा है, बाह्य कोश से आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो संक्रमण के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा का जो भी उत्सर्जन अवशोषण होगा हम इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे। उन ऊर्जा स्तरों के बीच के ऊर्जा अंतर को पिक करेंगे, वही अवशोषित या उत्सर्जित होने वाले फोटोन की ऊर्जा का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, यहां एक बात इंटरेस्टिंग सी है, N2 और N1 जो हम रिप्रेजेंटेशन में आगे काम में लेने वाले हैं, इस जगह पर ध्यान रखेंगे N2 का वैल्यू हमेशा N1 से बड़ा होगा। इट मींस ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को सब्ट्रैक्ट करके हम इस ऊर्जा अंतर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमेशा ये चेंज पॉजिटिव चेंज के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे बोर ने इन अभिधारणाओं के माध्यम से, इन अवधारणाओं के माध्यम से परमाणु का एक कंप्लीट मॉडल इंट्रोड्यूस किया और जो भी प्रायोगिक प्रेक्षण हैं इन मॉडल्स की मदद से उसने समझाया। तो इस एक्सप्लेनेशन को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। बोर के परमाणु प्रतिरूप में हमने परमाणु में बोर के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं पर बात कर ली है और जैसा परमाणु प्रतिरूप में बोर ने एक्सप्लेन किया था कि परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग है नाभिक, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं। नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। इन वृत्ताकार पथों को हमने नाम दिया था कोश या कक्षा। तो इस कोश में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के इस परिक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन पर दो बल ऑपरेटेड हैं। पहला बल नाभिक के द्वारा लगाया गया है, दैट इज नाभिकीय आकर्षण बल। और इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहा है तो बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है। बस इन्हीं कैलकुलेशंस को फॉलो करेंगे और बोर मॉडल के कुछ अनुप्रयोगों पर बात स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विभिन्न कक्षाओं या कोश की त्रिज्या पर बात करें। किसी पर्टिकुलर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी या कोश की त्रिज्या क्या है, इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कंसेप्ट वाइज बोर ने अपने मॉडल में उस अरेंजमेंट को फॉलो किया। अकॉर्डिंगली उन कंसेप्ट्स को हम काम में ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम बात कर रहे थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है, तो यहां दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत पहले इस कूलम्बिक बल की बात हम कर रहे हैं।
नाभिक धनावेशित भाग है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक आकर्षण बल ऑपरेटेड है। कूलॉम के नियम की चर्चा करें तो फिजिक्स के इस कंसेप्ट को हमने काम में लिया। कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। K एक कांस्टेंट है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। Q1 और Q2 वो दो आवेशित कण हैं जिनके परिमाण को यहां पर Q1 Q2 से प्रदर्शित किया गया। परमाणु के केस में कहें तो एक नाभिक और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के आवेश की बात करते हैं। Q1 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां फॉलो करें दैट इज Z × E। Z परमाणु क्रमांक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इकाई आवेश को हमने स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया, तो Ze हुआ नाभिक का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण अगेन उस इकाई आवेश को यहां फॉलो किया e से, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r का स्क्वायर, kZe² अपॉन r स्क्वायर। फाइनली हमें ये कूलॉम्बिक आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर नाभिक की ओर कार्यरत मिला। तो परिमाण के अकॉर्डिंगली हम इसे काम में लेते रहेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं कि जब कूलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत है तो इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार पथ पर गति के फलस्वरूप बाहर की ओर नाभिक से दूर परमाणु में बाहर की ओर परिधि की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्यरत है और इस अपकेंद्रीय बल का परिमाण हमने चर्चा की थी mv² अपॉन r के बराबर है। और बोर ने अपने मॉडल में व्यवस्था दी है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है तो कूलॉम्बिक आकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल अपकेंद्रीय बल के द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाता है। तो उसी कंडीशन को हमने अप्लाई किया। कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपकेंद्रीय बल के बराबर है। जब ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो फिर कहा जा सकेगा न्यूमेरिकली kZe² अपॉन r स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू mv² अपॉन r। और इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया, r इज कैंसल्ड नाउ और वी कैन राइट mv² इक्वल्स टू kZe² अपॉन r। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। बोर मॉडल की इस कंसेप्ट को यूज किया। दूसरी बात, जब हमने परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की चर्चा की थी तो सोचा था या बोर की उस अवधारणा को फॉलो किया था कि कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। उसी कंसेप्ट को फॉलो करें। कोणीय संवेग का प्रदर्शन है mvr और इट इज इक्वल्स टू nh/2π। इन दिस वे हम v का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें nh/2πmr और इसे हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया है। इन दिस वे इक्वेशन 1 और 2 बोर की अभिधारणाओं से हमने मॉडिफाई करते हुए इन रिजल्ट्स तक पहुंच गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप इक्वेशन 2 में जो v का वैल्यू है nh/2πmr इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया। देन क्या देख रहे हैं, nh/2πmr v का वैल्यू v² विल बी इक्वल्स टू kZe² अपॉन m क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अपॉन r, kZe² अपॉन mr। और फाइनली अरेंज किया n² h² अपॉन 4π² m² r² दैट इज रिटन एज kZe² अपॉन mr। m इज कैंसिल्ड, r इज कैंसिल्ड और फाइनली r का न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार हुआ दैट इज n² अपॉन 4π² mkZe²। इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में हमने इसको डिजाइन कर लिया है। कोश की त्रिज्या कैलकुलेट करनी है तो इस सूत्र का उपयोग करके हम अपनी कैलकुलेशंस फॉलो कर सकेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम यहां पर काम में लें तो इस समीकरण 3 से प्राप्त सूत्र में देखें तो कुछ जाने पहचाने कांस्टेंट्स हमारे सामने हैं। न्यूमरेटर की टर्म्स पर बात करें तो
एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन कोश की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया था। एच प्लांक स्थिरांक है। डिनोमिनेटर टर्म्स को देखें, पाई इज 3.14, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के का न्यूमेरिकल वैल्यू, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो 1, एमकेएस सिस्टम में हमने बोला ही है 9 × 10⁹। जेड परमाणु क्रमांक है, डिफरेंट परमाणुओं के लिए इसका वैल्यू बदलेगा। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन सभी स्थिरांकों के मान यहां प्रतिस्थापित करें तो यहां दो वेरिएबल है हमारे पास, एन और जेड। उन वेरिएबल्स को छोड़ें, बाकी सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंड वी गॉट R equals to 0.529 into 10⁻⁸ into n स्क्वायर अपॉन z। वो दोनों वेरिएबल उपलब्ध हैं, सेंटीमीटर यूनिट के साथ ये वैल्यू हमको मिल गई है। न्यूमेरिकल पर्पस से हमने इस 10⁻⁸ सेंटीमीटर को एक एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लिया है, और फाइनली वी गॉट द इंटरेस्टिंग रिजल्ट। Rn, n कोश की त्रिज्या के लिए कैलकुलेट करना है तो 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम यूनिट के साथ हम इस वैल्यू को काम में लेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल पर्पस से ये फॉर्मूला हमारे पास है। n कोश की त्रिज्या का रिप्रेजेंटेशन है, z परमाणु क्रमांक है। जैसा बोर मॉडल में हमने बोला ही है, हम हाइड्रोजन परमाणु या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले He+ आयन, Li+2 आयन, Be+3 आयन पर इस मॉडल को अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली z का न्यूमेरिकल हम प्रश्न अनुसार काम में लेने वाले हैं। नाउ इस फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान दें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आता है। 0.529 एंगस्ट्रम, इसे एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह कंसीडर करें तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। इट मींस किसी भी परमाणु में कोश की जो त्रिज्या है वो n स्क्वायर अपॉन z के समानुपाती है। n में वृद्धि करेंगे, आसानी से इस ऑब्जर्वेशन को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है r कोश की त्रिज्या का मान भी बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर z में वृद्धि की बात सोचें, z परमाणु क्रमांक बढ़ाया जाए तो फिर कह देना चाहिए त्रिज्या का मान अब कम होने लगेगा। इट मींस अगर एक निश्चित परमाणु में, जिसके लिए z हमने फिक्स कर दिया है, एक निश्चित परमाणु में अगर n का वैल्यू बढ़ाते जाएं, कोश की संख्या बढ़ाते जाएं तो त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ दो डिफरेंट स्पीशीज को अगर हम कंपेयर करना चाहें, n कांस्टेंट रखते हुए सोचें तो फिर कह सकेंगे z की वैल्यू बढ़ने पर कोश की त्रिज्या में कमी होती जाएगी। न्यूमेरिकल पर्पस से हम इस कंपैरिजन को यूज करते रहेंगे। ठीक, तो ये पहला काम हुआ हमारा, कोश की त्रिज्या का कैलकुलेशन इसकी मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। नाउ एक और एप्लीकेशन पर बात करें, इलेक्ट्रॉन का वेग। परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन किस वेग से कोश में परिक्रमण कर रहा है, बोर के मॉडल की अभिधारणाओं की मदद से हम इसे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। कंसेप्ट वाइज जैसा हमने बात की है, कोश में इलेक्ट्रॉन अगर परिक्रमण कर रहा है तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल को प्रति संतुलित कर देता है। इन दोनों को इक्वलाइज किया था तो हमने कंसेप्ट बना लिया था kZe² अपॉन r² विल बी इक्वल्स टू mv² अपॉन r। थोड़ा रीअरेंज किया है, अब हमने इसको लिख दिया है mv² विल बी इक्वल्स टू kZe² अपॉन r। दूसरी तरफ कोणीय संवेग की शर्त को हमने फॉलो किया था तो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। इस कंसेप्ट को भी इक्वेशन 2 की फॉर्म में हमने आइडेंटिफाई किया था। बस इन दोनों को फॉलो करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और वी गॉट m और v कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, एंड वी गेट v इज इक्वल्स टू वेग को ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार हुआ। 2π फोर्थ टर्म है, न्यूमरेटर बनेगा 2π kZe² अपॉन nh, और एक सिंपल सा फॉर्मूला फिर से तैयार। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना हम इस सूत्र की मदद से कर सकते हैं। अगेन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से, z यहां वेरिएबल है एक, और n भी वेरिएबल है कोश की त्रिज्या।
बाकी सभी कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना का ये न्यूमेरिकल पर्पस से फॉर्मूला तैयार हुआ। 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकंड में ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसे फॉलो करते रहेंगे न्यूमेरिकली जहां जरूरत रहेगी। और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला पर ध्यान दें तो क्लियरली हम बात कर सकते हैं। 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में यूज किया तो इलेक्ट्रॉन के वेग को लिखा जा सकेगा v इज प्रोपोर्शनल टू Z/n। मींस उस वेरिएबल में होने वाले चेंज से इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव होगा हम इस सूत्र की मदद से आसानी से समझ पाते हैं। कंसेप्ट वाइज बिल्कुल इजी सा है। Z अगर इंक्रीज किया जाएगा किसी स्पीशी के लिए, परमाणु क्रमांक हम बढ़ाते हुए सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ने लगेगा, वेग भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ एक निश्चित स्पीशी में अगर हम कोश की संख्या के वेरिएशन को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर कहा जाए n अगर बढ़ाते जाएंगे, कोश की संख्या बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा। ठीक, कोश की संख्या में वृद्धि पर वेग घटता है, z की वृद्धि पर वेग बढ़ता जाएगा। इन दिस वे इस वेरिएशन को भी हम न्यूमेरिकल पर्पस से काम में ले रहे होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना के बाद अब इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए दो और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं। इनमें से पहला है समयकाल या आवर्तकाल। Tn से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, टाइम पीरियड। nth कोश में एक पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन जब किसी स्थायी कोश में परिक्रमा कर रहा है तो नाभिक के चारों ओर इस पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लगता है, इसे कैलकुलेट करते हैं। देन इस पूर्ण परिक्रमण के लिए समय को कैलकुलेट करें तो कंसेप्ट वाइज सिंपल सा ही काम है। हम एक वृत्ताकार कोश की बात कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। किसी पर्टिकुलर कोश में परिक्रमा करते समय टोटल तय की गई दूरी को देखें तो इस परिधि को फॉलो कर रहे हैं, दूरी 2πr परिधि की वैल्यू। किस पर्टिकुलर वेग से इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो फिर बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के वेग का कैलकुलेशन प्रॉपर फॉर्मूला वाइज करें। ठीक, तो इस सिंपल से फॉर्मूला को हम यहां आवर्तकाल या समय काल की कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं। दूरी 2πr परिधि का वैल्यू, जो भी nth कोश है अकॉर्डिंगली हम इसे फॉलो कर सकेंगे। Rn nवे कोश की त्रिज्या को यूज करते हुए परिधि को कैलकुलेट करेंगे और उस पर्टिकुलर कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn। तो इस पर्टिकुलर रेशो से हमें इस पूर्ण परिक्रमण के दौरान लगने वाले समय की कैलकुलेशन करने का रास्ता मिल गया है। नाउ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से कनेक्टेड है, हम त्रिज्या और वेग से संबंधित उन कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करें तो जैसा हमने सोचा था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r, इट इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के वेग की बात की थी तो कहा था वेग इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। और इन दोनों वेरिएबल्स को काम में लेते हुए अब फाइनली हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लें। Rn इट इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z और Vn इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। देन इन्हें काम में लेते हैं तो V इज डिनोमिनेटर टर्म, z² विल बी नाउ द डिनोमिनेटर, n³ विल बी द न्यूमरेटर। फाइनली जो ये समय काल है, आवर्त काल है, एक परिक्रमण में लगने वाला समय है, ये n³ अपॉन z² के समानुपाती होगा। न्यूमेरिकल पर्पस से कहीं हमें जरूरत रहेगी तो हम इस मॉडिफिकेशन को काम में लेंगे। ठीक, दूसरी तरफ हम इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को मॉडिफाई करें तो एक और नया पॉइंट हमें दिखाई देता है, दैट इज परिक्रमण की आवृत्ति।
परिक्रमण की आवृत्ति का सिंपल सा मीनिंग है, nवें कोश में इलेक्ट्रॉन अगर परिक्रमा कर रहा है तो इकाई समय में उसने कितने परिक्रमण किए हैं, कितने परिक्रमण पूर्ण किए हैं, या फिर ऐसा बोले इकाई समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। अगर इसे कैलकुलेट करना है, परिक्रमण आवृत्ति की कैलकुलेशन करनी है, तो बात सिंपल सी है। इस परिक्रमण आवृत्ति का जो वैल्यू होगा वो इसी टी का रेसिप्रोकल होगा, या ऐसा बोले चक्करों की संख्या के लिए फॉर्मूला हुआ वेग अपॉन तय की गई दूरी। दूरी इस इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्ताकार पथ मींस परिधि, और वेग अपॉन परिधि का ये अनुपात परिक्रमण आवृत्ति तक पहुंचा देगा। कंसेप्ट वाइज दोनों फॉर्मूला आसानी से कंपेयर किए जा सकते हैं और फिर हम डायरेक्टली यूज कर लें कि Tn इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, तो फिर परिक्रमण आवृत्ति न्यू n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो परिक्रमण आवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्टली हम इन वेरिएबल्स को काम में लेंगे, इस फॉर्मेट को उपयोग में लिया जाएगा। क्वेश्चंस में इन कंसेप्ट्स को कैसे काम में लेना है वन बाय वन कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहां पर बोर मॉडल पर आधारित आपको मिलेंगे। वन बाय वन इन्हें फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश की त्रिज्या एंगस्ट्रम यूनिट में कैलकुलेट करनी है। तो काम सिंपल सा है, हम त्रिज्या के सूत्र में उन वेरिएबल्स को पहचाने बस। जैसा फॉर्मूला वाइज हमने फॉलो किया था, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम यूनिट के साथ हमने यूज किया था। तो इस वेरिएबल को ही तो अप्लाई करना है। कंसेप्ट वाइज सिंपल सा काम है। द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण, n का वैल्यू 2 हुआ। हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है, z का वैल्यू 1 है, तो z इज 1, n इज 2, और हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे जैसा यहां मेंशन किया गया है। n का वैल्यू 2 यूज किया है, z इज 1, 4 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द रिजल्ट इजीली 2.116 एंगस्ट्रम फाइनल आंसर। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन। एक और प्रश्न देखते हैं। He प्लस आयन के प्रथम कोश और Li प्लस 2 आयन के तृतीय कोश की त्रिज्या का अनुपात कैलकुलेट कीजिए। तो दो पर्टिकुलर डिफरेंट स्पीशीज आपको यहां पर दी गई है और त्रिज्या का वो रेशो आपसे पूछा गया है। तो पहचाने, बहुत आसान सा काम है। अगेन उस वेरिएशन को पहचान ले। त्रिज्या का जो फॉर्मूला है हमें काम में ले लेना है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम यूनिट के साथ आपने फॉलो करना है। अब जब पर्टिकुलर दो रेशोज को हम, दो पर्टिकुलर त्रिज्याओं के अनुपात को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बस शॉर्टकट लगाएं। 0.529 एंगस्ट्रम ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही कैलकुलेशंस में यूज होता हुआ नजर आएगा। अनुपात की कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। हम इस फॉर्मूला को काम में लें तो मॉडिफाई किया, अनुपात की बात करनी है तो फिर हम कह दें R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने यहां पर अप्लाई कर लिया। R1 अपॉन R2 दो भिन्न स्पीशीज के लिए कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। R1 He प्लस आयन के प्रथम कोश की त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। R2 Li प्लस 2 आयन के तृतीय कोश की त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R1 और R2 का ये रेशो यूज किया। He प्लस आयन के लिए Z इज 2, प्रथम कोश, N1 इज 1। तो कंसेप्ट वाइज He प्लस आयन की जब हम बात कर रहे हैं, N1 का वैल्यू 1 है, Z1 का वैल्यू 2 है। फिर Li प्लस 2 आयन के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है, Li प्लस 2 आयन, N2 का वैल्यू, तृतीय कोश की बात की गई है, और Z2 परमाणु क्रमांक अब 3 है। ठीक, इन वेरिएबल्स को प्रॉपर वैल्यूज के साथ यहां मेंशन कर लें। कंसेप्ट इज वेरी इजी। N1 स्क्वायर इज 1, Z1 इज 2, Z2 इज 3, और N2 स्क्वायर इज 9, एंड वी गॉट द आंसर इजीली 1/6। ये त्रिज्याओं का अनुपात 1/6 मिला। तो कंसेप्ट वाइज छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, इन्हें हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखें।
Li+2 आयन के तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इस तृतीय कोश की त्रिज्या, परिधि और व्यास सभी को कैलकुलेट करना है। तो कंसेप्ट यहां भी इजी सा ही है, 1 by 1 इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। कोणीय संवेग की बात करें तो mvr = nh/2π को फॉलो करेंगे। कोश की त्रिज्या फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे। परिधि, इस पर्टिकुलर तृतीय कोश की परिधि कैलकुलेट करनी है तो 2πr का उपयोग किया जाएगा, और व्यास इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इजी कैलकुलेशन है। देखिए 1 by 1 कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं, nh/2π तीसरा कोश है, n का वैल्यू 3 यूज कर लिया, 3h/2π हम संख्यात्मक मान को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रश्न में पूछा गया होगा। तो h प्लांक स्थिरांक, पाई का वैल्यू 3.14 आप यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकेंगे। इस कोश की त्रिज्या, तृतीय कोश की त्रिज्या, तो n का वैल्यू हो गया 3, और लिथियम आयन की बात चल रही है, Z इज 3 अगेन, तो n² फॉलो करना है, हमने उसी को यूज कर लिया है। 0.529 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट 1.587 एंगस्ट्रम। त्रिज्या, इस कोश की त्रिज्या का कैलकुलेशन हुआ। आफ्टर दैट कोश की परिधि, परिधि के लिए कैलकुलेशन सिंपल, 2πr, r का वैल्यू हमारे पास एंगस्ट्रम यूनिट के साथ है ही, 2 × π × r, एंड फाइनल रिजल्ट इज 9.96 एंगस्ट्रम। आसान सा कैलकुलेशन है ये भी। व्यास की कैलकुलेशन करनी है तो जस्ट डबल ऑफ रेडियस, और वी विल गेट 3.174 एंगस्ट्रम फाइनल रिजल्ट। इन दिस वे त्रिज्या और उससे कनेक्टेड कैलकुलेशंस इस प्रश्न में यूज कर ली। आफ्टर दैट एक और प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के एक कोश की त्रिज्या 0.85 नैनोमीटर है, ये वैल्यू दी गई है। तो इस कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या का मान दिया है, वेग का मान पता करना है। हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है, मींस Z फिक्स हो गया है, Z इज 1, लेकिन कोश कौन सा है ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है। तो पहले हमें त्रिज्या के इस मान से कोश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उस कोश में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र अप्लाई करके हम फाइनली वेग की गणना करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं जरा। त्रिज्या की बात करें, 0.85 नैनोमीटर दिया है, हमने इसको एंगस्ट्रम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया सो दैट हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकेंगे, 8.5 एंगस्ट्रम। देन त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास था ही, r का जो वैल्यू है दैट इज 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रम यूनिट के साथ हम इसे काम में लेते हैं। त्रिज्या का ये मान दिया गया है, z की वैल्यू है, n² हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन r का वैल्यू एज इट इज हमने यूज कर लिया, 8.5 एंगस्ट्रम, 0.529 इंटू n², z इज 1। इट मीन्स n² को कैलकुलेट किया जा सकेगा, 8.5 अपॉन 0.529 कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट 16, और n इज 4। फोर्थ कोश है, n कोश में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। कोश आइडेंटिफाई हुआ। अब इस चौथे कोश में जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा ये और कैलकुलेट करना है। तो अगेन कंसेप्ट इज वेरी इजी। वेग का जो फॉर्मूला था 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला इज दिस, मीटर पर सेकंड। ठीक, काम सिंपल सा है, z इज 1, n आइडेंटिफाई कर लिया है 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट इजीली। देखिए जरा, z अपॉन n, z इज 1, n इज 4, एंड फाइनल रिजल्ट 5.45 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेग इस कोश में, चौथे कोश में प्राप्त हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन के वेग
और त्रिज्या का गुणनफल। तो वेग और त्रिज्या का गुणनफल किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं करता है, बस उस वेरिएशन को पिक करें। तो वेग और त्रिज्या का गुणनफल कंसेप्ट वाइज हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, mvr कोणीय संवेग का जो वैल्यू था दैट इज nh/2π। इस फॉर्मूला में वेग और त्रिज्या का गुणनफल यूज किया गया है। तो बस यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर nh/2π है, इट मींस h प्लैंक कांस्टेंट, n कोश की त्रिज्या और 2π अगेन ए कांस्टेंट। तो ये जो भी पर्टिकुलर कोश में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए nh/2π का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। इट मींस ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन्वॉल्व है, तो इसे काम में लिया जा सकता है और आंसर इज वेरी इजी। देखिए जरा, nh/2π तो कांस्टेंट है, हमने v इंटू आर वी आर गुणनफल को यूज किया, m को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये nh/2π कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर समानुपाती चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है और अब हम लिख सकेंगे v इंटू आर इलेक्ट्रॉन के लिए वेग और त्रिज्या का गुणनफल उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इट मींस हम कह सकेंगे आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के दो बोर कोशों की त्रिज्या का अनुपात 4:1 दिया गया है, तो इनका नामकरण क्या होगा, इन कोशों को पहचानना है। तो कंसेप्ट वाइज है इजी सा ही काम। जब हम दो त्रिज्याओं के अनुपात को फॉलो कर रहे हैं तो उस वेरिएशन को पिक करें जरा। R इज प्रोपोर्शनल टू n² z, उन वेरिएबल्स के साथ त्रिज्या को हमने कनेक्ट किया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है, इसका मतलब Z इज केप्ट कांस्टेंट, n का वेरिएशन इस प्रश्न में काम में लेना है। ठीक, तो Z कांस्टेंट है, R इज प्रोपोर्शनल टू n², दो कोशों की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो काम अत्यंत सरल हुआ। देखिए जरा, R1/R2 को लिखा जा सकेगा n1² Z 1 है, हाइड्रोजन परमाणु की बात की गई है। इट मींस जब इस रेशो को पिक करेंगे तो समझ में आता है आसानी से, 4:1 अनुपात दिया गया है, n1² और n2² का ये अनुपात 4:1 के बराबर है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज n1 और n2 का जो रेशो है इट इज 2:1। अब 2:1 कोशों की संख्या का रेशो है, तो देखिए जरा कहां हो सकता है। 2:1 K और L कोश की बात करें तो K कोश के लिए n का मान 1, L के लिए 2, तो ये रेशो तो 1:2 हुआ, ये नहीं हो सकता। और देखिए L एंड K, यस, n का वैल्यू 2 L कोश के लिए, K कोश के लिए n इज 1, 2:1। बी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, यही आंसर हुआ? नहीं। थर्ड ऑप्शन और चेक करें, n एंड L, n कोश मींस चौथा कोश, n का मान 4, L कोश दूसरा कोश, n की वैल्यू 2, यहां भी रेशो 2:1 है। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ, जहां n1 और n2 का रेशो 2:1 प्रदर्शित किया गया है। तो बी और सी दोनों ही सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग समानुपाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इधर इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो आप तुरंत पिक कर लेंगे, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। कोश के बारे में कोई डिटेल नहीं है, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इट मींस h/2π तो एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दिख रहा है।
कोणीय संवेग का कनेक्शन देखें, इन कांस्टेंट्स को यूज करें तो फिर n पर निर्भर है। कोश की संख्या बदलेगी तो कोणीय संवेग का मान बदलेगा। इट मींस MVR को लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। बट ऑप्शंस इंटरेस्टिंग हैं। यहां कोश की संख्या n को यूज नहीं किया गया है, यहां तो त्रिज्या के डिफरेंट फॉर्म्स आप देख रहे हैं, उन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को काम में ले लिया गया है। तो इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्म को पिक करना है जो करेक्ट आंसर के रूप में यहां है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए जरा प्रॉपर हम मैनेज करें तो MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 इस फॉर्मूला को यूज किया, H अपॉन 2 कांस्टेंट है, तो फिर लिखा जा सकेगा MVR इज प्रोपोर्शनल टू N। अब N के रूप में नहीं, आंसर चाहिए R के रूप में। तो रेडियस और N को कनेक्ट करें, हमने फॉलो किया था। किसी निश्चित परमाणु की बात करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। यहां से मॉडिफिकेशन हमने किया, N इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R। तो इट मींस N को रिप्लेस करना है तो इट कैन बी रिटन एज रूट R। त्रिज्या के साथ संबंधित करते हुए कोणीय संवेग का यह रिजल्ट, ऑप्शन C इज परफेक्ट। तो फाइनल आंसर इज C, थर्ड। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कोश और Li+2 आयन के पांचवें कोश में इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात। अगेन रेशो पर बेस्ड प्रश्न है। वेरिएबल्स को पहचानें और वेगों का अनुपात कैलकुलेट करें। जब हमने वेग के साथ वेरिएबल्स को कनेक्ट किया था तो फॉलो किया था v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो बस इन्हीं दोनों वेरिएबल्स का वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आपको करना है। क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगेन दो वेगों का अनुपात, तो v1 अपॉन v2 का कैलकुलेशन करना है। हाँ, n1 z1 n2 z2 आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। तो पहला परमाणु हाइड्रोजन परमाणु दिया गया है जैसा, तो हम कह सकेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1, इसे मार्क कर देते हैं, इट इज 1। तृतीय कोश है, N1 इज गिवन 3। दूसरी तरफ Li+2 आयन की बात की गई है। Li+2 आयन में देखें पांचवां कोश है, तो N2 का वैल्यू 5 गिवन है और Z2 इसका परमाणु क्रमांक 3 है। ठीक, इन दिस वे हमें N1 Z1 N2 Z2 पहचान लेने हैं और वेग के इस रिलेशन को यूज कर लिया। देखें, वेगों का अनुपात फॉलो करना है तो v1 अपॉन v2 को फॉर्मुलाइज किया जा सकेगा। इट इज दिस, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का वेग, Li+2 आयन में इलेक्ट्रॉन का वेग, v1 अपॉन v2 को यूज कर लिया। दैट इज Z1 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन Z2। Z1 N2 N1 Z2 प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो Z1 इज 1, N1 is 3, N2 is 5, Z2 is 3 and we got the result easily 5/9। वेगों का यह अनुपात 5:9 के बराबर होगा। तो काम यहां भी इजी है। एक और प्रश्न देखें। Be+3 आयन के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः v1 v2 v3 दिए गए हैं। तो v1 v2 v3 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगेन काम फिर से इंटरेस्टिंग है। इस बार Be+3 आयन की बात की गई है, मतलब Z फिक्स कर दिया गया है, केवल वेरिएशन कोश की संख्या के आधार पर है। तो अगर फॉर्मूला वाइज बात करते तो हम कहते v1 v2 v3 का जो रेशो है इस पर्टिकुलर रिलेशन को काम में लेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेग इट इज प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n। Z समान दिया गया है तो फिर अकॉर्डिंगली केवल n पर डिपेंडेंसी यहां इस प्रश्न में यूज करनी है। फॉलो करेंगे तो कंसेप्ट इज वेरी इजी। v1 v2 v3 का जो रेशो होगा, v1 इज प्रोपोर्शनल टू Z1 अपॉन n1, v2 इज प्रोपोर्शनल टू Z2 अपॉन n2, v3 इज प्रोपोर्शनल टू Z3 अपॉन n3। लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं Z इज सेम,
एक ही पर्टिकुलर स्पीशी के 3 कोशों के इलेक्ट्रॉन वेग का कंपैरिजन करना है। तो Z इज सेम एंड वी कैन राइट दिस रेशो एज 1/n1, 1/n2, 1/n3। n1, n2, n3 की जो वैल्यूज है, पहला कोश है तो n1 इज 1, दूसरा कोश, तीसरा कोश, और सिंपली मैथमेटिकली फॉलो किया, वी कैन राइट फाइनली 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 6:3:2। फाइनल रेशो V1, V2 और V3 के बीच का मिल जाएगा। भिन्नों के रूप में आंसर नहीं दिया गया है तो फिर करेक्ट आंसर इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक, एक और प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश तथा Li+2 आयन के तृतीय कोश में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के समय कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। टाइम पीरियड का रेशो पूछा गया है। जब टाइम पीरियड की बात की थी, कोश में परिक्रमा करते हुए उस इलेक्ट्रॉन के लिए समय, एक पूर्ण परिक्रमण में लगे हुए समय की बात की थी, तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि जिस ये समय काल इज प्रोपोर्शनल टू n³/z², और इसी पर्टिकुलर वेरिएशन को इस प्रश्न में काम में लिया गया है। अगेन 2 स्पीशीज का कंपैरिजन है, पिछले कुछ प्रश्नों की तरह ही उस प्रॉपर अरेंजमेंट को आप पहचाने। हाइड्रोजन परमाणु की बात की गई है, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1 हम नोटिफाई करें, इट इज 1। द्वितीय कोश में हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो N1 का वैल्यू हुआ 2। दूसरी स्पीशी Li+2 आयन है। Li+2 आयन में देखें Z2, इसके लिए नोटिफिकेशन हम काम में ले, Z2 इज 3 नाउ, Li+2 आयन परमाणु क्रमांक 3। तीसरा कोश है तो N2 का वैल्यू भी गिवन है 3। इन दिस वे इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको प्रश्न में पहचान लेनी है और समय का अनुपात, उस समय काल का अनुपात, पूर्ण परिक्रमण में लगे हुए समय का अनुपात कैलकुलेट करना है। 2 टाइम पीरियड्स T1, T2 को मेंशन करते हुए हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए जरा, T1/T2 दैट इज n1³/z1² इंटू Z2² न्यूमरेटर बन जाएगा, n2³ डिनोमिनेटर होगा। n1 का वैल्यू है 2, इट इज नाउ 8, Z1 इज 1, इट इज नाउ 1, Z2 इज 3 तो Z2² हो गया 9 और n2³ इज 27 नाउ, और सॉल्व किया, वी गॉट द रिजल्ट इजीली 8:3, 8:3 समय कालों का ये अनुपात आपको मिला। ठीक, तो यहां भी कैलकुलेशन वाइज इजी सा कंसेप्ट। एक और प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अंतिम अवस्था तक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में R1 तथा R2 के मध्य अंतर प्रथम बोर त्रिज्या का 24 गुना पाया गया। तो R1 R2 के बीच का जो डिफरेंस है प्रथम बोर त्रिज्या का 24 गुना है। तो संक्रमण को पहचानिए, इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर अवस्था से किस अंतिम अवस्था में जा रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। कुछ ऑप्शंस गिवन है, अकॉर्डिंगली पिक करना है। तो सबसे पहली बात तो उस रेडियस के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें। प्रथम बोर त्रिज्या का 24 गुना इसको कहा गया है। तो प्रथम बोर त्रिज्या क्या है पहले तो वो देखें। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है। प्रथम बोर त्रिज्या का मीनिंग सिंपल है, प्रथम कोश की त्रिज्या। किस परमाणु की चर्चा चल रही है? तो हाइड्रोजन परमाणु, Z इज 1। तो इस हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कोश की त्रिज्या दैट इज प्रथम बोर त्रिज्या, और ये जो डिफरेंस है उसका 24 गुना है। तो पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। R1 का वैल्यू हाइड्रोजन में फॉलो करना है, दैट इज 0.529 इंटू n², पहला कोश है तो 1, Z अगेन 1, इट मीन्स जो 0.529 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिल रही है दैट इज प्रथम बोर त्रिज्या। तो इस प्रथम कोश की त्रिज्या को
हम R1 या रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो R0 से भी लिखा करते हैं। तो इस प्रथम बोर त्रिज्या का उपयोग करना है। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और सॉल्व करें तो काम इजी सा ही है। प्रथम बोर त्रिज्या R0 से हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, इट इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रम। और जैसा प्रश्न में डायरेक्ट किया गया है R1 और R2 के बीच का डिफरेंस, तो R2 माइनस R1 इस प्रथम बोर त्रिज्या का 24 गुना है। तो इस रिलेशन को यूज कर लिया। रेडियस का जो फॉर्मूला है काम में लिया है हमने, R2 फॉलो करेंगे तो फिर कह देना चाहिए दूसरे कोश की त्रिज्या दैट इज 0.529 इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z विच इज 1, और पहले कोश की त्रिज्या दैट इज 0.529 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन 1। उसी नोटेशन को यहां पर काम में ले लिया है। 0.529 इज द कॉमन टर्म, तो N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ R0 दैट इज 0.529। इट विल बी कैंसल्ड नाउ और वी गेट द रिजल्ट N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू 24। अब दो अननोन टर्म्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, हिट एंड ट्रायल मेथड आप काम में ले सकेंगे। ऑप्शंस भी इसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्टिंग दिए गए हैं। N2 स्क्वायर और N1 स्क्वायर का डिफरेंस कहां 24 है वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज देयर। N2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर और N1 स्क्वायर इज द 1, वी गेट द डिफरेंस 24। बाकी ऑप्शंस पर्याप्त दूरी पर दिए गए हैं, हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो फाइनल आंसर इज सेकंड। पांचवें कोश से इलेक्ट्रॉन पहले कोश में संक्रमण कर रहा है। देन एक और प्रश्न देखते हैं। He प्लस आयन के तृतीय तथा चतुर्थ कोश के मध्य दूरी क्या होगी? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा हमने पहचान लिया है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। सपोज ये थर्ड कोश है और चौथा कोश ऐसा मेंशन किया गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इस डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोश के मध्य की दूरी, तो रेडियस का फॉर्मूला काम में लेंगे और कंपैरिजन इज वेरी सिंपल। देखिए जरा, R4 और R3 का वो डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। चौथे कोश की त्रिज्या 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z। N स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर और Z हीलियम आयन है तो 2, माइनस R3 तीसरे कोश की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर N स्क्वायर, Z इज अगेन 2, एंड सॉल्व किया इसको तो 8 माइनस 4.5 ब्रैकेट में मेंशन किया है, 0.529 कॉमन टर्म है और 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन फाइनल रिजल्ट इन दोनों कोश की त्रिज्या के बीच की जो दूरी है, डिफरेंस है, दैट इज 1.85 एंगस्ट्रॉम। इन दिस वे ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है।